जंगल कभी झूठ नहीं बोलता। वो अपने अंदर हर कहानी का सच छिपा कर रखता है। पर कई बार वो अपने भीतर छिपी कहानियों को इतनी गहराई से निगल जाता है कि सिर्फ उनकी परछाइयां ही बाकी रह जाती हैं। लेकिन जब सही समय आता है तो पेड़ों के बीच, पत्तों की सरसराहट में, मिट्टी की खुशबू में वो सच खुद सामने आ जाता है। दोस्तों, इस कहानी के देर से आने की एक वजह है, और वो भी इस कहानी का एक हिस्सा है। पिछली कहानी के बाद मैं निकल पड़ा था किशनपुर और दुधवा के उन घने जंगलों की ओर, जहाँ हर पत्ता, हर पगमार्क एक नई कहानी कहता है। वहाँ से लौटते ही सफ़र जारी रहा और अगला पड़ाव था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इन लगातार यात्राओं के बीच कैमरा तो साथ था, लेकिन वक्त साथ नहीं दे पाया। और फिर आप तो जानते ही हैं कि हमारे लिए हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती। उसकी हर छोटी छोटी डिटेल, हर तथ्य, हर सच्चाई गहराई से खोजने के बाद ही आपके सामने आती है। इसलिए कहानी भले ही थोड़ी देर से आई हो, लेकिन यकीन मानिए इसका हर एक शब्द इंतज़ार के काबिल है। और हाँ, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को हाइप करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक हाइप हमें ऐसी और कहानी आप तक लाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जंगल की ऐसी अनसुनी और सच्ची कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। मार्च 1980, दुधवा नेशनल पार्क का वो घना जंगल, जहाँ पिछली रात नेपाल के पहाड़ों से टकरा कर आई आंधी ने सब कुछ बदल दिया था। जंगल के बीच चौकियों तक जाते कच्चे रास्तों पर टूटे हुए पेड़, बिखरी हुई डालियों ने रास्ता बंद कर दिया था। इन रास्तों को खोलने के लिए जंगल विभाग द्वारा कुछ मजदूरों को काम पर लगाया गया था। काफी समय से इलाका नरभक्षी बाघिन द्वारा इंसानों को खाए जाने के कारण पहले ही दहशत में था। इसलिए इन लोगों की सुरक्षा के लिए पैदल फॉरेस्ट गार्ड भी इस रास्ते पर गश्त कर रहे थे। 15-16 मजदूरों का वह दल 4-5 की टोली में आगे पीछे चलते जंगल के बीच बने कच्चे रास्ते को साफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और उनमें सबसे आगे 23-24 साल का मजदूर पंचम थारू, जिसके लिए जंगल नया नहीं था। उसका गांव जंगल से ही सटा था। हाथियों की चिंगाड़, बाघों की दहाड़ और तेंदुओं की परछाइयां, ये सब उसने बचपन से ही देखा था। शायद इसी आत्मविश्वास ने उसे बाकी के मजदूरों से थोड़ा आगे कर दिया। वो उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए बीती रात आई आंधी से गिरे रास्ते के बीचों बीच पड़े एक पेड़ को काटने आगे बढ़ा। बाकी मजदूर उससे कुछ दूरी पर रास्ते में पड़े टहनियों और डालों को हटा रहे थे। पंचम कुल्हाड़ी के वार कर उस पेड़ को काटने लगा। अभी उसने कोई 8-10 वार ही किए होंगे कि तभी उसे एहसास हुआ कि बाईं तरफ की झाड़ियों के पीछे कुछ तो है जो उसे ही देख रहा है। पंचम ने कुल्हाड़ी रोकी और उस ओर देखा, और अगले ही पल उन झाड़ियों से एक धारीदार शरीर तेजी से निकल उसकी ओर झपटा। कान के पर्दे फाड़ देने वाली दहाड़ और आंखों के आगे अंधेरा। पंचम को संभलने का मौका तक भी नहीं मिला, और दूसरे ही पल उसकी गर्दन बाघिन के जबड़ों में थी। पीछे कुछ दूरी पर काम कर रहे मजदूर कुछ प्रतिक्रिया करते, इससे पहले वो बाघिन पंचम को लेकर जंगल की ओर चली गई। वो सभी बस खड़े खड़े देखते रह गए। बाघ की दहाड़ और उन लोगों के शोर को दूर पैदल फोर्स गार्ड्स ने भी सुन लिया था। वो तेजी से उस ओर बढ़े, और जैसे उन्हें पता लगा कि बाघिन पंचम को जंगल की ओर उठा ले गई है, तो फॉरेस्ट गार्ड्स और बाकी के मजदूर उसी दिशा में आगे बढ़ गए। उन्हें पता था कि वो बाघिन पंचम को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाई होगी। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि उनके कदमों की आहट पाकर सामने की झाड़ियों से बाघिन ने
दिल दहला देने वाली गर्जना की। वनकर्मियों ने भी तुरंत हवाई फायर किए तो वो बाघिन पंचम को वहीं छोड़कर भाग गई। वो बाघिन पंचम को खा तो नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी पंचम की जान नहीं बचाई जा सकी। लकड़ी की 2 टहनियां काटकर उस पर गमछा बांध पंचम को उस पर लिटाकर वापस दुधवा कैंपस लाया गया। पटियान और गजरोरा के इलाके में हाथी और जीपों द्वारा गश्त बढ़ा दी गई। आसपास के गांवों में जंगल की ओर न जाने की चेतावनियां दी गई। किसानों ने मचानों पर बैठकर रातों में खेतों की रखवाली करना तो बहुत पहले ही बंद कर दिया था। अब दिन में भी लोग समूह में रहकर खेतों में काम करते थे। सबने जान लिया था कि पल भर की लापरवाही के कारण जान से हाथ धोना पड़ सकता है। जंगल के सभी कामों जैसे रास्तों की मरम्मत और फायर लाइन के कार्यों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया और दुधवा के सभी हाथियों को इस पूरे इलाके में गश्त के लिए लगा दिया गया। और एकाएक इस इलाके में इंसानों पर बाघों के हमले बंद हो गए। न तो बाघिन पकड़ी ही गई थी, न ही उसको किसी शिकारी द्वारा मारा गया था। फिर क्या वो बाघिन ये इलाका छोड़कर चली गई थी या वो यहीं थी और अब लोग इतने चौकन्ने हो गए थे कि उसके पकड़ में कोई आ ही नहीं रहा था, या वो खुद किसी और बाघिन द्वारा इलाके को लेकर हुई लड़ाई में मारी गई थी। कारण चाहे जो भी रहा हो, पर अब इस क्षेत्र में बाघों द्वारा इंसानी मौतों का आंकड़ा थम सा गया था। यहां के लोगों का कहना है कि हादसे तो बहुत हुए, पर कुछ खबरें अखबार के किसी पन्ने पर कभी छप ही नहीं पाई। हालांकि सीमा से सटे नेपाल के इलाकों से बाघों के हमले की खबर कभी कभार आ जाती थी। और नवंबर के शुरुआत में फिर से कुछ ऐसा हुआ कि पूरे वन विभाग में हड़कंप मच गया। दुधवा कैंपस उस समय जंगल के बीच बसा एक छोटा सा सुरक्षित संसार था। यहां वनकर्मियों के क्वार्टर, सर्वेंट लाइन और कुछ पुराने दफ्तर बने थे। इस कैंपस में कार्य करने वाला एक कर्मचारी सुभारती अपनी पत्नी गंगाजली के साथ कैंपस के ही स्टाफ क्वार्टर में रहता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। ऑफिस परिसर की सफाई, कैंप के आसपास गिरी सूखी पत्तियों को हटाना, रास्तों को साफ रखना और कभी कभी स्टाफ क्वार्टर में पानी पहुंचाना। और उसके काम में हाथ बटाती थी उसकी पत्नी गंगाजली। जंगल उनके लिए सिर्फ नौकरी की जगह नहीं थी। बीते कुछ दशकों से ये जंगल ही उनका घर था। वो हर पगडंडी, हर पेड़, हर आवाज को पहचानते थे। कौन सी सरसराहट हिरण की है और कौन सी किसी शिकारी की आहट, ये फर्क वो दूर से ही समझ लेते थे। फिर नवंबर के दूसरे सप्ताह का एक दिन सर्दियों के मौसम ने आगाज ले लिया था। सुबह करीब 5 बजे रोजाना की तरह गंगाजली अपने पति सुभारती से पहले ही उठ गई। रात की ठंडक अब भी हवा में घुली हुई थी। हल्की हल्की धुंध जमीन के ऊपर ऐसे तैर रही थी जैसे जंगल ने अपने रहस्यों को सफेद चादर में छुपा रखा हो। दूर साल के ऊंचे पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा कभी सूखी पत्तियों को हिलाती तो कभी किसी अनदेखे जीव की आहट का भ्रम पैदा कर देती। कैंपस के चारों ओर एक गहरी खाई खोदी गई थी। ये खाई सिर्फ मिट्टी की एक रेखा नहीं थी, बल्कि जंगल और इंसानी बस्ती के बीच खींची गई एक सुरक्षा सीमा भी थी। इसे इसलिए मनाया गया था ताकि नेपाल की तरफ से माइग्रेट करके आने वाले जंगली हाथी कैंपस के अंदर घुसकर तोड़फोड़ ना कर सकें। खाई के ऊपर कुछ जगह पर मोटे लकड़ी के पट्टे भी रखे रहते हैं, जिनसे लोग सावधानी से आर पार आते जाते। उस सुबह भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। गंगाजली ने हाथ में पीतल का लोटा उठाया, लकड़ी के पट्टे पर संतुलन बनाते हुए खाई पार की और धुंध में धीरे धीरे ओझल हो गई। कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर अचानक जंगल की उसी दिशा से जिधर गंगाजली गई थी, चीतल की तेज चेतावनी पुकार गूंज उठी। उसके तुरंत बाद पेड़ों की ऊंचाइयों से लंगूर की घबराई हुई कोल।
वो आवाजें सामान्य नहीं थी। दुधवा के जंगल में रहने वाला हर व्यक्ति ये जानता था कि चीतल और लंगूर बेवजह शोर नहीं करते। उनकी पुकार अक्सर किसी बड़े शिकारी की मौजूदगी का संकेत होती है। कैंपस के भीतर खड़ा सुभारती एकदम से ठिठक गया। उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया हो। उसने उसी दिशा में देखने की कोशिश की जहां धुंध अब और भी गहरी लग रही थी। उसने जोर से अपनी पत्नी को आवाज लगाई। जब कोई आवाज नहीं आई तो उसकी बेचैनी बढ़ गई। तब तक कैंपस के बाकी लोग भी वहां इकट्ठे हो चुके थे। समय बीतता रहा। सुभारती के लिए हर गुजरता पल भारी पड़ रहा था, पर गंगाजली वापस नहीं लौटी। अब शंका धीरे धीरे यकीन में बदलने लगी थी। तुरंत कैंपस से खबर वन कर्मियों तक पहुंचाई गई। कुछ ही देर में हाथियों पर सवार फॉरेस्ट गार्ड और कैंपस स्टाफ उस दिशा में आगे बढ़े जिस ओर गंगाजली गई थी। धुंध अभी भी पेड़ों के बीच अटकी हुई थी। हाथियों के भारी कदम गीली मिट्टी पर दबते जा रहे थे। हर कोई सतर्क था। हर नजर झाड़ियों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी ही दूरी पर झाड़ी के पास जमीन पर गंगाजली की चप्पल पड़ी मिली। वो ऐसे बेतरतीब पड़ी थी जैसे किसी ने उसे घसीटते हुए छीन लिया हो। पास ही पीतल का वो लोटा भी उल्टा पड़ा था। उस पर गीली मिट्टी और कुछ लाल धब्बे चिपके हुए थे। अब किसी के मन में भी कोई शक नहीं बचा था। जमीन पर खून की छोटी छोटी बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। साथ ही मिट्टी पर बने घसीटे जाने के निशान जंगल की तरफ जा रहे थे। हाथियों को उसी दिशा में मोड़ा गया। जैसे जैसे ये दल आगे बढ़ा, जंगल और सन्नाटे में डूबता चला गया। फिर अचानक सामने की घनी झाड़ियों में तेज हलचल हुई। एक भारी नारंगी पीला साया बिजली की तरह उछला। वो बाघिन थी। उसके मुंह पर ताजा खून लगा था। वो कुछ क्षणों के लिए सबकी आंखों के सामने रुकी और अगले ही पल झाड़ियों को चीरती हुई जंगल की गहराइयों में गायब हो गई। सामने गंगाजली का निर्जीव शरीर पड़ा था, जिसका कुछ हिस्सा वो बाघिन पहले ही नोचकर खा चुकी थी। हाथियों को घेरा बनाकर खड़ा किया गया ताकि अगर बाघिन आसपास हो तो वो अचानक हमला न कर सके। 2-3 लोग नीचे उतरे। कांपते हाथों से गंगाजली के शरीर को कपड़ों में लपेटा और बहुत सावधानी से उठाकर हाथी पर रखा। अब सबकी एक ही कोशिश थी, जितना जल्दी हो सके कैंपस की सुरक्षित सीमा में वापस लौटना। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसे ही खोजी दल धीरे धीरे कैंपस की ओर लौटा, पीछे झाड़ियों में फिर वही सरसराहट हुई। कुछ ही पलों बाद ये साफ हो गया कि वो बाघिन वहां से गई ही नहीं थी। वो अपने अधूरे शिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। घनी घास और साल के तनों के बीच उसकी परछाई बार बार दिखाई दे रही थी। वो कुछ दूरी बनाकर पूरे दल के पीछे पीछे चल रही थी। जंगल और कैंपस के बीच की खाई तक पहुंचते पहुंचते लोगों की धड़कनें और तेज हो चुकी थी। शव को जैसे ही कैंपस के भीतर लाया गया, सबने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल ऐसी दहाड़ गूंजी कि पूरा कैंपस दहल उठा। उस दहाड़ में गुस्सा था, अपने शिकार पर अधिकार छिन जाने की बौखलाहट थी और एक ऐसा साहस जिसने कैंपस के भीतर मौजूद हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर दिए। पूरा माहौल दहशत से भर गया। फॉरेस्ट गार्ड्स ने तुरंत अपनी बंदूकें संभाली। एक गार्ड ने हवा में चेतावनी के तौर पर हवाई फायर किया। गोली की आवाज साल के जंगलों में कई बार गूंजी, लेकिन वो बाघिन वहीं डटी रही। फिर दूसरी गोली, इस बार उसी की दिशा में। बाघिन ने एक तेज गुर्राहट की, पीछे मुड़ी और एक लंबी छलांग में खाई के पार घनी झाड़ियों की तरफ भाग गई। जब वनकर्मियों ने पूरी जगह की बारीकी से जांच की तो एक बेहद महत्वपूर्ण बात सामने आई। जहां से गंगाजली खाई पार कर शौच के लिए गई थी और जहां उस पर हमला हुआ था, उन दोनों जगहों के बीच की दूरी ने साफ संकेत दिया कि हमला अचानक नहीं था। निशानों से यही समझ आया
कि बागिन ने गंगाजली को कैंपस से बाहर निकलते हुए देख लिया था। वो पहले से झाड़ियों में छिपकर बैठी रही। वो जानती थी कि इंसान रोज इसी रास्ते से आता है और उस सुबह उसका धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जैसे ही गंगाजली आगे बढ़ी और एक जगह देखकर बैठ गई, उसी समय आसपास चल रहे चीतल के एक झुंड ने झाड़ियों में हल्की सी हलचल महसूस की। पेड़ों पर बैठे लंगूरों ने भी नीचे घास में सरकती उस परछाई को देख लिया था और अचानक जंगल में चीतल के झुंड की तेज चेतावनी पुकार गूंजी। ऊपर से लंगूरों की घबराई हुई आवाजें लगातार आने लगी थी। ये वही आवाजें थी जिन्हें गंगाजली सालों से समझती आई थी। दुधवा के जंगल में रहते रहते वो जान चुकी थी कि ऐसी आवाजों का मतलब सिर्फ एक ही होता है, शिकारी पास ही है। उसका दिल तेजी से धड़क उठा। वो तुरंत उठी और तेज कदमों से कैंपस की ओर लौटने लगी। लेकिन दूसरी तरफ झाड़ियों में छिपी बागिन ने भी महसूस कर लिया था कि उसका शिकार अब खतरे को समझ चुका है। अपने शिकार को इस तरह हाथ से निकलता देख बागिन ने अब इंतजार छोड़ दिया और अगले ही पल वो पूरी रफ्तार से गंगाजली की ओर दौड़ पड़ी। गंगाजली ने शायद सिर्फ पीछे से आती तेज सरसराहट सुनी होगी। वो मुड़ी भी नहीं थी कि बागिन ने कुछ ही छलांग में ये दूरी खत्म कर दी और उसने गंगाजली को दबोच लिया। चीतल और लंगूरों की आवाजें अब और तेज हो चुकी थी। यही वो आवाजें थी जो कैंपस के भीतर मौजूद सुभारती और बाकी के लोगों तक पहुंची थी। दुधवा नेशनल पार्क के निदेशक रामलखन सिंह उस समय किसी कार्य से दुधवा से बाहर गए हुए थे। इस घटना की खबर किसी तरह उन तक पहुंचा दी गई। एक बाघिन जो जंगल की सीमाएं भूल चुकी थी अब कैंपस तक आ रही थी और इंसानों को उनके बीच से उठाकर ले जा रही थी। खबर मिलते ही रामलखन सिंह बिना देरी किए अपनी जीप में सवार हुए और दुधवा की ओर रवाना हो गए। करीब 2-3 घंटे बाद वे कैंपस पहुंच चुके थे। वहां का माहौल तनाव भरा था। सभी के चेहरों पर डर साफ था, लेकिन अब डर से बड़ा सवाल था उस बाघिन को ढूंढना। रामलखन सिंह ने तुरंत मोर्चा संभाला। सबसे आगे थी अनुभवी हथनी भगवान प्यारी। पीछे 2 और हथनियां थीं, राज बेगम और चंपा गली। तीनों हथनियां धीरे धीरे कैंपस के चारों ओर जंगल की घनी बेल्ट में बढ़ने लगी। हर झाड़ी, हर घास की सरसराहट, हर टूटी टहनी पर नजर रखी जा रही थी। अभी उन्हें तलाश करते हुए कुछ ही देर हुई थी कि कैंपस की दिशा से अचानक ऐसी चीख पुकार गूंजी कि हथनियों पर बैठे सभी लोग सिहर उठे। महावतों ने हथनियों को तेजी से घुमाया। तीनों हथनियां लगभग दौड़ती हुई कैंपस की ओर लौटी। वहां जाकर जो पता चला उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। दुधवा में काम करने वाला एक चाराकट असगर अली अपने साथी अल्लाह रखा के साथ हथनियों के बाड़े से कुछ दूरी पर शौच के लिए झाड़ियों में गया था। अल्लाह रखा जैसे ही निवृत्त होकर थोड़ा दूर हटकर खड़ा हुआ, उसे खाई के पीछे से एक तेज पीली नारंगी आकृति छलांग लगाती हुई दिखाई दी। वो चिल्ला भी नहीं पाया था कि बागिन ने एक झपट्टे में असगर अली की गर्दन दबोच ली। अगले ही पल वो उसे उठाकर खाई के दूसरी ओर जंगल में कूद चुकी थी। यह सब इतना तेजी से हुआ कि अल्लाह रखा को समझने तक का मौका भी नहीं मिला। कुछ सेकंड बाद उसने चिल्लाकर सबको जानकारी दी। घटनास्थल की मिट्टी पर बने पंजों के ताजा निशान साफ बता रहे थे कि यह वही बागिन थी। अब खोजी दल का मिशन और भी भयावह हो चुका था। वे अब सिर्फ शिकारी को नहीं, एक और इंसान के शरीर को भी ढूंढ रहे थे। शाम के करीब 5 बज चुके थे। सर्दियों की शुरुआत थी, इसलिए जंगल पर जल्दी अंधेरा उतरने लगा। फिर भी खोज जारी रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हथनियों में बेचैनी बढ़ने लगी। वे बार बार सूंड उठाकर हवा सूंघती, कभी धीमे गुर्राने जैसी आवाजें करती, तो कभी कदम रोक लेती। आखिर बढ़ते खतरे को देखते हुए दल ने वापस लौटना ही बेहतर समझा।
अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खोज फिर से शुरू हुई और इस बार कुछ ही देर में भगवान प्यारी एक झाड़ी के पास अचानक ठिठकी। उसने सूंड ऊपर उठाई, हवा सूंघी और फिर तेजी से एक दिशा में बढ़ चली। झाड़ियों के एक झुरमुट के पास रुककर सूंड उठाई और सिर हिलाकर महावत को इशारा दिया। थोड़ा और आगे बढ़कर देखा तो सामने झाड़ियों के भीतर असगर अली का अधकाया शरीर पड़ा दिखाई दिया। उसका एक पैर और पीठ का बड़ा हिस्सा खाया जा चुका था, पर वो बागिन वहां नहीं थी। लेकिन सभी को पूरा यकीन था कि वो आसपास ही कहीं है। हथनियों का सुरक्षा घेरा बनाकर शरीर को सावधानी से उठाया गया और वापस दुधवा कैंपस ले आए। असगर अली के शोकाकुल परिजनों ने उसके शव को अपने क्वार्टर के आगे चारपाई पर लिटा दिया और विलाप करने लगे। पास ही में स्टाफ और कुछ अन्य फॉरेस्ट गार्ड भी खड़े थे। पर आगे जो होने वाला था वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रामलखन सिंह अपने ऑफिस में रेंजर बलदेव सिंह और बाकी के अधिकारियों के साथ आगे की रणनीति बना रहे थे। तभी असगर अली के क्वार्टर की दिशा से लोगों के घबराए हुए चिल्लाने की आवाज आने लगी। रामलखन सिंह कमरे से भागकर बाहर निकले और सामने का दृश्य देख उनकी सांसें थम गई। वो चारपाई जिस पर असगर के शव को रखा था, उसके दूसरी ओर कुछ ही फीट की दूरी पर वो बागिन खड़ी थी। उसके लंबे नुकीले किनाइन दिख रहे थे और वो धीरे धीरे गुर्रा रही थी। वो अपना शिकार वापस लेने आई थी। रामलखन सिंह एक पल भी नहीं रुके। वो भागकर अपने कमरे में गए, राइफल उठाई और निडरता से आगे बढ़े। उन्होंने निशाना साधा, लेकिन बागिन और लोगों का उस जगह से कुछ ऐसा कोण बन रहा था कि अगर गलती से भी निशाना चूक जाता तो किसी इंसान की जान जा सकती थी। अगर घूम के दूसरी ओर जाते, इतने समय में हो सकता था कि वो बागिन किसी पर हमला कर देती। इसलिए उन्होंने बिना कोई वक्त गवाए हवाई फायर कर दिए। आवाज के साथ ही बागिन पलटी और झाड़ियों को चीरती हुई जंगल की ओर भाग गई। इस घटना के तुरंत बाद बिना देरी किए रामलखन सिंह और पूरी टीम फिर से हथनियों पर सवार होकर उस बागिन की तलाश में निकल गई। कुछ ही देर में दुधवा कैंपस के मेन गेट की ओर से बाघ की गूंजती हुई मॉर्निंग कॉल सुनाई दी तो ये दल उसी दिशा में बढ़ चला। वहां पहुंचते ही उन्हें चंदन चौकी की ओर जाती सड़क के किनारे वो बागिन सड़क के साथ साथ चलते हुए दिखाई दी। राज बेगम नाम की हथनी को दाईं ओर जंगल में भेजा गया और चंपाकली को बाईं ओर बढ़ा दिया गया। मकसद था कि अगर बागिन चलते चलते किसी भी दिशा में मुड़े तो उस पर नजर बनाई जा सके। दूसरा, उसको जंगल के अंदर से बाहर की ओर खदेड़ा जा सके। भगवान प्यारी हथनी पर बैठे रामलखन सिंह सड़क पर सीधे चलते उसका पीछा कर रहे थे। करीब 1 किलोमीटर सीधे चलने के बाद बागिन अचानक बाईं ओर घने जंगल में मुड़ गई। भगवान प्यारी हथनी भी उसके पीछे पीछे जंगल में घुस गई। लेकिन सामने जो दिखा उसने सबको स्तब्ध कर दिया। कुछ ही मीटर दूरी पर 3 बाघ खड़े थे। ये वो बाघिन और उसके 2 लगभग पूर्ण विकसित हो चुके शावक थे, एक मादा और एक बड़ा नर। यह साफ था कि यह बाघिन अपने बच्चों के साथ थी। हथनी को अपनी ओर आता देख ये तीनों बाघ भड़क उठे। एक साथ गूंजती दहाड़ के साथ ये तीनों हथनियों की ओर लपके। भगवान प्यारी भी पीछे नहीं हटी। उसने सूंड ऊपर उठाई और एक जोरदार चिंगाड़ के साथ सीधे उनकी ओर बढ़ गई। वो बाघिन कुछ दूरी तक उस हथनी की ओर भागती आई, फिर एकदम से मुड़ के बगल की झाड़ियों में समा गई। वो मादा शावक भी उसके पीछे चली गई, लेकिन वो बड़ा नर शावक वहीं रुका रहा। वो बार बार दाएं बाएं से चार्ज करता रहा, पंजे जमीन से गड़ाकर गुर्राता रहा, फिर पीछे हटता और दोबारा हमला करता। जितनी बार वो आगे बढ़ता, भगवान प्यारी भी हर बार उतनी ही निडरता से उसकी ओर आगे बढ़ जाती।
राम लखन सिंह नरशावक पर गोली नहीं चला सकते थे, क्योंकि मारने की अनुमति सिर्फ आदमखोर बागिन के लिए ही थी। इसलिए उन्होंने हवा में फायर किया। फायर की आवाज गूंजते ही वो बड़ा नरशावक भी झाड़ियों में उसी दिशा में भाग गया जिस ओर वो बागिन और मादा शावक गई थी। अब उनका पीछा करना बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि वहां एक बाघ नहीं, लगभग एक ही आकार के 3 बाघ थे। ये दल वापस दुधवा कैंपस लौट आया। वो बाघिन जंगल में भाग जरूर गई थी, लेकिन सभी को यकीन था कि 2 बार अपना शिकार छिन जाने से गुस्साई वो बाघिन वापस जरूर लौटेगी। अब देर करना किसी और जान को खतरे में डाल सकता था। फैसला ले लिया गया। कैंपस के बाहरी सिरे पर चंदन चौकी वाली सड़क के पास एक कचड़े को बेट के रूप में बांधा गया। इस घटना की सूचना बिली अर्जन सिंह तक भी पहुंचा दी गई थी और कुछ ही समय बाद वो भी कैंपस में पहुंच गए। बांधे गए कचड़े के पास जामुन के एक पेड़ पर मचान बनाई गई। उस पर राम लखन सिंह और बिली अर्जन सिंह बैठ गए। वहीं दुधवा कैंपस में सर्वेंट क्वार्टर के पास कई जगह पर अलाव जलाए गए, ताकि वो बागिन कैंपस में अंदर आने के बजाय उस कचड़े की ओर ध्यान दे। अलाव के चारों ओर गार्ड्स और महावत चौकसी में बैठ गए, ताकि जरूरत पड़ने पर मचान पर बैठे राम लखन सिंह और बिली की मदद की जा सके। अंधेरा होते ही कैंपस के पास पोटे डियर के कुछ झुंड दिखाई देने लगे। अब अगर बागिन आती तो जंगल पहले से ही उसकी खबर दे देता। मचान पर बैठे बिली और रामलखन सिंह बिना कोई बात करे चुपचाप जंगल की हर आहट सुनने की कोशिश कर रहे थे। फिर रात करीब 11 बजे जंगल की गहराई से एक नर बारासिंगा की मीटिंग कॉल गूंज उठी। वो आवाज आधे घंटे तक रात को चीरती रही। आखिर जब यह यकीन हो गया कि वो आज नहीं लौटेगी, तो रामलखन सिंह ने दूर स्टाफ क्वार्टर के आगे अलाव के पास बैठे लोगों को संकेत दिया। कुछ देर बाद भगवान प्यारी पर सवार महावत उन्हें सुरक्षित वापस कैंपस ले आया। वो कचड़ा तो वहीं बंधा रहा, पर उस रात वो बागिन नहीं लौटी। अगली सुबह रामलखन सिंह ने एक फैसला लिया, जो जितना जोखिम भरा था उतना ही जरूरी भी। दुधवा के निदेशक रामलखन सिंह समझ चुके थे कि अब देरी करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। ये बागिन अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं थी, उन्हें केवल कैंपस के भीतर घुसकर लोगों को शिकार बना रही थी, बल्कि उन्हें वापस लेने भी लौट रही थी और इंसानों के बीच अपने साहस का खुला प्रदर्शन भी कर चुकी थी। अगर अभी उसे नहीं मारा गया तो अगला इंसानी शिकार कभी भी कोई भी हो सकता है। अगले दिन दोपहर के बाद उसी जगह जहां पिछली शाम को तीनों बाघ आखिरी बार दिखाई दिए थे, उस कचड़े को फिर से बेट के रूप में बांधा गया। उम्मीद यही थी कि वो बाघिन रात में कचड़े का शिकार करने जरूर आएगी, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अगली सुबह जब टीम उस स्थान पर पहुंची तो पेड़ से बंधी रस्सी टूटी हुई थी और कचड़ा गायब था। जमीन पर ताजा घसीटे जाने के निशान साफ दिख रहे थे। सूखी पत्तियां उलट चुकी थी, मिट्टी पर गहरे रगड़ के निशान थे और घास एक सीधी रेखा में जंगल की ओर झुकी हुई थी। निशानों का पीछा करते हुए कुछ ही फीट की दूरी पर झाड़ियों में पत्तों से आधा ढका अधखाया कचड़ा मिला। बागिन ने रात में ही उसका शिकार कर लिया था और उसे घसीटकर वहां ले गई। इसी बीच चंपाकली पर सवार रेंजर बलदेव सिंह भी मौके पर पहुंच गए। कुछ देर तक सभी ने उस जगह का बारीकी से निरीक्षण किया। हवा में अभी भी ताजा शिकार की गंध थी। इसका मतलब साफ था कि वो बागिन बहुत दूर नहीं गई होगी। नई योजना बनी और दल वापस कैंपस लौट आया। रेंजर बलदेव सिंह तुरंत टाइगर हेवन की ओर निकले और कुछ ही समय बाद अपने साथ बिली अर्जन सिंह और जैक्सन को लेकर दुधवा वापस लौट आए। फिर सभी उसी दिशा की ओर बढ़ चले जहां वो कचड़ा बीती रात बागिन का शिकार बना था। सबसे आगे थी अनुभवी हथनी
भगवान प्यारी। उस पर महावत ललन नूर बख्श, राम लखन सिंह, बिली अर्जन सिंह, जैक्सन और रेंजर बलदेव सिंह सवार हुए। वहीं पीछे दूसरी हथनी पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हंसराज सिंह और अन्य फॉरेस्ट गार्ड्स आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार थे। वो दल उसी दिशा में आगे बढ़ा जहां अधकाया कटड़ा छोड़ा गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही एक नया मोड़ सामने आया। वो कटड़ा फिर से गायब था। शायद बाघिन को इनके आने की भनक लग चुकी थी और वो उसे जंगल के और भीतर घसीट कर ले गई। भगवान प्यारी जैसी ट्रेंड हथनी के लिए घसीटे जाने के निशानों का पीछा करना मुश्किल नहीं था। ये कुछ मीटर ही आगे बढ़े थे कि भगवान प्यारी हथनी ने अचानक सूंड उठाई और हवा को सूंघते हुए गोल गोल घुमाया। फिर कुछ कदम आगे बढ़कर सूंड से सामने की घनी झाड़ियों की ओर इशारा किया। सामने झाड़ियां ज्यादा घनी नहीं थी। कुछ कदम और आगे बढ़ने पर बाईं ओर झाड़ियों के बीच दो कान हल्के हल्के हिलते दिखाई दिए। धारीदार शरीर घास में लगभग छिपा हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि नर बाघ है या फिर वही आदमखोर बाघिन। कुछ पल सब थमे रहे। जब उसकी पहचान साफ नहीं हुई तो महावत ने हथनी को आगे बढ़ने का संकेत दिया। जैसे ही भगवान प्यारी कुछ और कदम आगे बढ़ी, झाड़ियों में बैठा धारीदार शरीर उठ खड़ा हुआ। ये वही बड़ा नर शावक था जो पिछले दिन हथनियों पर बार बार चार्ज कर रहा था, लेकिन आज उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। न दहाड़, न कोई गुर्राहट और न ही आक्रामकता। वो शांत भाव से मुड़ा और दूसरी दिशा में धीरे धीरे चलता हुआ झाड़ियों में ओझल हो गया। फिर जंगल पर एक अजीब सी खामोशी उतर आई। जंगल अब एकदम से घना हो गया था। सामने की झाड़ियां इतनी घनी थी कि कुछ फीट आगे देख पाना भी मुश्किल था। यह दल कुछ देर वहीं रुका रहा और फिर आगे जो हुआ उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। उन घनी झाड़ियों के अंदर से धीरे धीरे एक बाघ का चेहरा बाहर आया। पहले सिर्फ आंखें दिखी, फिर पूरा सिर, और अगले ही पल पूरा धारीदार शरीर झाड़ियों से बाहर आ गया। ये वही बाघिन थी जिसकी तलाश में दल निकला था। उसकी नजर हथनी पर बैठे लोगों पर ही थी, लेकिन उसका व्यवहार असामान्य था। वो न गुर्राई, न दहाड़ी और न ही पीछे हटी। बस टकटकी लगाए उन लोगों को देखती रही। फिर हथनी से कुछ ही फीट दूर अपने पिछले पंजों पर बैठ गई। उसकी आंखें बारी बारी से जैक्सन, बिली और रामलखन सिंह पर टिक रही थी। जंगल जैसे सांसें रोके खड़ा था। बस यही एक मौका था जो शायद दोबारा कभी नहीं मिलता। रामलखन सिंह ने उसी क्षण निर्णय ले लिया। उन्होंने इस बाघिन को मारने की जिम्मेदारी भी स्वयं ली थी, क्योंकि उनके मन में एक बात स्पष्ट थी कि ये तारा ही है, बिली की तारा, जिसे बिली ने एक पिता की तरह पाला था। ऐसे में उनसे गोली चलवाना मानवीय नहीं होता। रामलखन सिंह ने धीरे से राइफल उठाई, नली सीधी बाघिन की ओर गई। हैरानी की बात यह थी कि बाघिन की आंखें भी उसी क्षण रामलखन सिंह पर टिक गई। न कोई क्रोध, न भय, बस एक स्थिर गहरी नजर। जंगल की हवा जैसे ठहर गई थी। अगले ही पल ट्रिगर दबा और वातावरण में गोली की आवाज गूंज उठी। उसी आवाज के साथ उस बाघिन का शरीर हवा में उछला और वापस जमीन पर गिरते ही वो भागी और बगल की झाड़ियों में समा गई। घायल बाघ सबसे खतरनाक होता है, इसलिए हथनी से उतरकर तुरंत जांच करना आत्मघाती कदम हो सकता था। वो बाघिन मारी गई थी या घायल थी, या ये भी हो सकता था कि गोली उसे लगी ही ना हो। उस दल ने कुछ देर इंतजार किया, फिर भगवान प्यारी ने आगे बढ़कर झाड़ियों को सूंड और पैरों से रौंदना शुरू कर दिया। कुछ गज अंदर जाने पर सूखी पत्तियों के बीच एक धारीदार शरीर जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। सबकी सांसें थम गई। संभव था कि वो अभी जिंदा हो। रामलखन सिंह ने कोई जोखिम नहीं लिया। उन्होंने उस बाघिन पर एक और फायर झोंक दिया।
लेकिन गोली लगने के बाद भी जब कोई हरकत नहीं हुई तो सब स्पष्ट था कि वो मर चुकी थी। दुधवा से ट्रैक्टर ट्रॉली मंगवा लिया गया और उस बाघिन को ट्रॉली में डालकर कैंपस में लाया गया। जांच में सामने आया कि उसी ने गंगाजली और अजगर को मारकर खाया था। बिली अर्जन सिंह ने इंडिपेंडेंट नाम की एक पत्रिका में दिए साक्षात्कार में बताया कि उस बाघिन के निर्जीव शरीर को जंगल की मिट्टी में नहीं सौंपा गया। दुधवा के तत्कालीन ऑफिसर ने उसकी खाल को उतरवाया और स्टफ करके अपने घर में रखवाया। दुधवा के निदेशक रामलखन सिंह ने अपनी बुक आनुवांशिक प्रदूषण में यह दावा किया कि तारा बंगाल टाइग्रस नहीं थी, बल्कि साइबेरियन और सुमात्रा नस्ल के बाघों की हाइब्रिड बाघिन थी, जिसकी वजह से दुधवा के बाघों में आनुवांशिक प्रदूषण फैला। साथ ही यह भी दावा किया कि मारी गई बाघिन तारा ही थी। तो क्या वो बाघिन सच में तारा थी? बिली ने उस इंटरव्यू में बताया कि जिस तरह दो इंसानों के हाथों की रेखाएं समान नहीं हो सकती, उसी तरह दो बाघों के स्ट्राइप पैटर्न भी समान नहीं हो सकते। और उस दिन मारी गई बाघिन तारा नहीं थी, क्योंकि उसके स्ट्राइप पैटर्न तारा के स्ट्राइप पैटर्न से मेल नहीं खाते थे। इसके बाद उस दौरान उन्हें कई अलग अलग मौकों पर मारी गई आदमखोर बाघिनों की पहचान के लिए बुलाया गया, और हर बार खबर सुनते ही उनका कलेजा धक सा रह जाता। वो ये सोचते कि इस बार मारी गई बाघिन कहीं उनके द्वारा पाली गई तारा ही तो नहीं है। पर हर बार वो कोई और बाघिन होती। फिर तारा का क्या हुआ? क्या वो जिंदा थी? बिली का कहना था कि तारा जिंदा है, और आगे चलकर उसने अलग अलग बाघों से मीटिंग करके 4 लीटर दिए। सन 1992 में बिली ने इंडिपेंडेंट में दिए एक लेख में बड़े भावुक होकर बोला, तारा पास्ड अवे फ्रॉम रेंज, यानी तारा एक रेंज नामक बीमारी की वजह से मर गई है। साल 1995 बिली ने एक दिन जंगल में सैर के दौरान साल के एक पेड़ के पीछे एक शानदार और असाधारण रूप से सुंदर बड़े आकार के नर बाघ को देखा। उसका बड़ा सिर, चौड़ी स्ट्राइप और आकर्षक डील डोल। एक पल के लिए समय जैसे ठहर गया हो। बिली की आंखों में अचानक एक पुरानी पहचान चमकी। ये बाघ तो हूबहू तारा जैसा ही था। उन्हें इस बाघ में तारा की छवि साफ दिखाई दी। वो उसी वक्त समझ गए कि वो तारा का ही वंशज है। लेकिन बिली सिर्फ भावनाओं के भरोसे निष्कर्ष निकालने वालों में से नहीं थे। जंगल में वर्षों बिताने वाले उस अनुभवी संरक्षणवादी ने फैसला किया कि इस एहसास को वैज्ञानिक प्रमाण में बदलना होगा। जहां वो बाघ कुछ देर पहले लेटा हुआ था, बिली धीरे धीरे उस स्थान तक पहुंचे। पेड़ पर घिसटने से वहां कुछ बाल अटके हुए थे। उन्होंने बेहद सावधानी से उन बालों को इकट्ठा किया और जांच के लिए भेज दिया। जब जांच की रिपोर्ट सामने आई तो उनके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। वो मुस्कान सिर्फ खुशी नहीं थी, वो बरसों की आलोचना, संघर्ष और विश्वास की जीत थी। रिपोर्ट ने साफ कर दिया था कि उनका अनुमान सही था। जिस विरासत को उन्होंने कभी अपने हाथों से जंगल में लौटाया था, उस बाघिन को जंगल में इंट्रोड्यूस कराने का उनका प्रयोग सफल रहा। तारा तो अब जिंदा नहीं है, पर उसकी नस्ल एक पीढ़ी के रूप में दुधवा के जंगलों में फल फूल रही है।